नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में। मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बड़े ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को सादर जय जय। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों की आहुति चढ़ी और इसका परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश की सरकार गिर गई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने ही देश को छोड़कर के गोपनीय तरीके से जाना पड़ा और ये भी आपको पता चला कि ये कई समय से, जब से इन्होंने बांग्लादेश को छोड़ा है, तब से ये भारत में शरण लिए हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये भविष्य में भी भारत में ही शरण लेंगी, यहीं पर शरणार्थी रिफ्यूजी के रूप में रहेंगे या फिर कुछ और आगे के कदम होंगे। आज का 10 मिनट शो इसी पर चर्चा करेगा कि आखिरकार शेख हसीना कहां पर शरण लेंगी, भारत में या फिर कहीं और। अगर आप लोग यहां तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर क्लास में आ जाइए। 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़ने पर मजबूर हो गई। बिना किसी पब्लिक अपीयरेंस के, बिना किसी सार्वजनिक अपना संवाददाता के रूप में अपनी कोई बात रखे बिना ही उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश के युवाओं ने प्रधानमंत्री निवास पर बहुत ही अनैतिक तरीके से कब्जा कर लिया, उनकी वस्तुओं का उपयोग करके प्रदर्शनी लगाई, आदि घटनाएं आपने देखी होंगी। कुछ इस प्रकार के चित्र आपको पिछले दिनों में देखने को मिले होंगे कि किस प्रकार ये पूरी की पूरी लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वाहा कर दिया गया। उसी के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री को अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर होने पड़ा और उन्होंने फिर भारत की शरण ली। पर अब ये प्रश्न उठता है कि क्या रिफ्यूजी, शरणार्थी स्टेटस के साथ वे यहीं पर रहेंगी और शरण देने के लिए भारत के पास क्या क्या नियम है? क्या भारत शेख हसीना को शरण दे सकता है कि नियमों के आधार पर दे सकता है? इसको आज हम समझने वाले हैं। आप सभी को पता है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफे के तुरंत बाद भारत आ गई थी। अब यह सवाल हुआ था कि शायद वो यहां से अमेरिका या फिर फिनलैंड या फिर किसी और देश में जाएंगी, जो कि मैंने इसके पहले 10 मिनट शो में बताया भी था। लेकिन अब हमें यहां पर देखना होगा कि अगर वे अभी तक भारत में है तो वो कब तक भारत में रहेगी, और अगर भारत में रहेंगी तो भारत के कौन कौन से नियम उन पर लागू होंगे। अभी आपने को यह भी पता है कि शेख हसीना ने भी 2 से दिन पहले एक वक्तव्य भी जारी किया। उन्होंने बोला कि मैं अपने देश वापस जाऊंगी। यह अमेरिका की सोची समझी साजिश है। सेंट मार्टिन द्वीप का ये विवाद है जिसके लिए मैं 10 मिनट शो जल्दी ही लेके आने वाली हूं, तो आप वो भी देखने को मिलेगा। अगर वो भारत में रहती है तो यहाँ पर रहने के लिए उनको शरणार्थी नियम क्या होंगे, वीजा स्टेटस क्या होगा, इस पर भी हम आज के क्लास में देखेंगे। बांग्लादेश फिलहाल अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। सत्ता वहां पर जो पहले से थी उसे हटाया जा चुका है और शेख हसीना सुरक्षा के मद्देनजर अपनी जान बचाने के लिए भारत में आ चुकी है। जब 5 अगस्त से, जब से वो भारत में है, तब से आज वर्तमान में भी वो भारत में ही है। लेकिन ये भारत में रहने की व्यवस्था उनकी स्थायी नहीं है, अस्थायी है। दरअसल रिफ्यूजी कन्वेंशन पर साइन न करने से भारत के पास कोई औपचारिक रिफ्यूजी पॉलिसी ही नहीं है। इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। कई लोग सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे बड़े ही चिल्ला के ये बात बोल रहे हैं कि नहीं भाई, भारत शेख हसीना को रख लेगा या नहीं रख लेगा। भाई हमने कभी रिफ्यूजी कन्वेंशन पर सिग्नेचर ही नहीं किए। हमारे पास शरणार्थियों को रखने के संबंध में कोई पृथक कानूनी नहीं है, तो फिर हम कैसे किसी भी शरणार्थी को भारत में शरण दे सकते? इस पर एक प्रश्न चिन्ह उठता ही उठता है। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि चलो शेख हसीना नहीं रह सकती, लेकिन इसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश के कई करोड़ों शरणार्थी आज भी भारत में रह रहे हैं। वो कैसे रह रहे हैं इसको भी हम समझते हैं। कुछ इस तस्वीरें आपको दिखती है जब आप बंगाल बॉर्डर पर जाते हैं तो दोस्तों, देश में शरणार्थी की वाकई में कोई नीति नहीं है। भारत हमेशा से ही अपने यहाँ ट्रॉल लेने वाले आने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ पे निवास करना चाहते हैं, उनके लिए उदार रहा है। जैसे कि मैंने चर्चा की, रोहिंग्याई हो या फिर बांग्लादेशी हो, वो दूसरी नागरिकता के साथ ही भारत में रह रहे हैं। लेकिन सच ये है कि इतनी उदारता के बाद भी हमारे पास हमारी स्वयं की शरणार्थी पॉलिसी कोई भी नहीं है। वास्तव में हमने जब रिफ्यूजी कन्वेंशन हुआ था 1967 में, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये सही है या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन ये जानना आप सभी के लिए जरूरी है कि भारत के पास शरणार्थी पॉलिसी अभी फिलहाल तो नहीं है। हमने सिग्नेचर्स कॉल करे ही नहीं है।
अब ये देखते हैं कि 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन क्या था, समझते हैं। पहले और दूसरे, जब फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद करोड़ों की संख्या में लोगों ने विकसित राष्ट्रों के प्रति पलायन करने की योजना बनाई थी और शरण भी लिया था। तब तक इसके लिए अभी कोई औपचारिक गाइडलाइन नहीं थी। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 हो या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 हो, तब तक हमारे पास ऐसा कोई नियम नहीं था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन 1951 में लीग ऑफ नेशन, जो कि अब यूनाइटेड नेशंस बन चुका है, उसने इस पर काम किया और शरणार्थियों के लिए पॉलिसी बनाई। शुरुआत में ये सिर्फ यूरोपीय शरणार्थियों के लिए थी, लेकिन 1967 में ये संपूर्ण दुनिया के लिए शरणार्थियों का एक सम्मेलन था। और 1967 के ये जो शरणार्थी कन्वेंशन था, इस पर भारत ने सिग्नेचर नहीं किए थे, इसलिए भारत इसके लिए कोई एकदम स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाया है। कौन से देश हैं जो इस शरणार्थी कन्वेंशन में टिल टुडे अभी भी शामिल नहीं है, उसको देखना होगा। तो भैया 149 देश अभी तक इसके हिस्से बन चुके हैं, लेकिन दक्षिण एशियाई देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया अभी भी शरणार्थी कन्वेंशन के हिस्सेदार नहीं है। तत्कालीन क्यों नहीं लिया? एक प्रश्न उठता है कि भाई हमें अपने यहाँ पे शरण देने के लिए कोई नियम तो होना चाहिए, तो आपको शरणार्थी कन्वेंशन 1967 में सिग्नेचर भी करने चाहिए, तो क्यों नहीं हमने इस पर सिग्नेचर किए? तो भाई 1951 की बात की जाए तो जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज थी, उनकी सीमाओं पर लगातार अस्थिरता देखने को मिल रही थी, और ये अस्थिरता के कारण हर देश चाहता था कि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखें। सोचो अगर हम 1951 में उस शरणार्थी कन्वेंशन पर सिग्नेचर कर देते, तो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हमारे यहाँ ही आके रह रहे होते। तो कहीं ना कहीं हमारी सीमाओं के प्रति जो सुरक्षा थी, इनसिक्योरिटी थी, उसके कारण हमने 1951 में इस पर सिग्नेचर नहीं किए। भारत की सीमाएं वैसे भी काफी पोरस रही हैं, बॉर्डर पार करके आना जाना कई समय से चलता आ रहा है। तो अगर हमने कन्वेंशन पर सिग्नेचर कर दिए थे, तो फिर आंतरिक सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो जाता और वह कहीं ना कहीं अपनी सीमाओं को ही खंडित कर सकता था। लगातार शरणार्थी भारत में आ रहे हैं। 1971 में जब बांग्लादेश एक देश बना, उसके पहले से भी कई बांग्लादेशी भारत में आकर रहे थे। लगभग 10 मिलियन तक लोग यहाँ आ चुके थे। इंदिरा गांधी सरकार ने बोला कि अगर हमारे यहाँ कोई आया है तो अतिथि देवो भव, हमें उसकी पूरी की पूरी देखरेख, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे वह पोषण युक्त आहार देने संबंधी हो, हमने इस पर लगातार ध्यान रखा है ना। $70 मिलियन की हमने अलग से सहायता भी दी है, लेकिन इसके बाद भी हमने इस पर कोई व्यवस्थित पृथक नीति नहीं बनाई या फिर उस पर हमने मना किया था। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम 2020 तक की बात करते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट जारी की गई, उसमें बोला गया कि भारत विश्व में सबसे टॉप लेवल पर है शरणार्थियों की सबसे पहली पसंद, क्योंकि अतिथि देवो भव। तो ये एक बड़ी देखने को रिपोर्ट में आया है चर्चा कि भारत में सबसे ज्यादा शरणार्थी हम यहाँ पर रख रहे हैं, और दुनिया में हर 8 में से एक व्यक्ति प्रवासी है, वो किसी दूसरे देश को, अपने देश को छोड़कर के किसी दूसरे देश में आ रहा है। तो ये था प्रवासी कन्वेंशन क्या है, क्या इसकी व्यवस्था, इस पर चर्चा। अब ये तो बात वक्त ही बताएगा कि बिना भारत में कोई शरणार्थी नियम के, बिना वीजा के शेख हसीना कब तक रहती हैं, और अगर नहीं रहती हैं तो कहाँ जाती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ तक की जानकारी आप तक पहुँचना बेहद ज़रूरी थी कि भारत में शरणार्थियों के संबंध में क्या नियम कानून है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और अपने अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे देना। मैं मिलती हूँ आपको सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।